हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम कविता पढ़ेंगे फसल, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। पिछली कक्षा में भी हमने नागार्जुन जी की कविता पढ़ी थी, यह दंतरित मुस्कान। दोनों कविता नागार्जुन जी की है, परंतु विषय बिल्कुल अलग अलग है। वहाँ दंतरित मुस्कान कवि ने अपने नन्हे बच्चे को लेकर लिखी है, तो यहाँ पर एक अलग विषय है फसल। फसल शब्द सुनते ही आपके सामने एक पिक्चर, एक तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ जाती है कि वास्तव में फसल क्या होती है, कैसे वह तैयार होती है, कैसे वह हरी भरी रहती है और खेतों में लहलाती है, और किन किन तत्वों से उसको तैयार किया जाता है, किन किन लोगों का उसमें योगदान होता है। तो यह सब कवि ने अपनी फसल कविता में हमें बताया है, उसको उजागर किया है। दूसरा, प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है, यानी कोई चीज़ निर्मित की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है। जब तक मनुष्य अपनी मेहनत उसमें ना लगाए और प्रकृति अपना सहयोग ना करे, तब तक कोई चीज़ निर्माण नहीं की जा सकती, उसको तैयार नहीं किया जाता। यह भी कवि ने इस कविता के अंदर उजागर किया है। कवि की जो भाषा है वह आम बोलचाल की भाषा उसने प्रयोग की है, बिल्कुल ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। यह कविता अपने आप में प्रभावशाली भी है। दूसरा, कविता के अंदर कवि ने एक नई चीज़ भी हमारे सामने बेटा प्रस्तुत की है कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, ये खाना और निर्माण करना और उसको उपयोग में लाना, वो होती है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और उस दौर में एक कृषि संस्कृति के समीप यह कविता में ले जाती है कि कृषि जो किसान करता है वह उस फसल को कैसे तैयार करता है। ये फसल कविता के अंदर इस भाव को कवि ने उजागर भी किया है। तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, आपकी फसल कविता पंक्ति देखे फर्स्ट से। एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा गरिमा। एक की नहीं, यहाँ पर अगले पेज पे गया, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी एक फसल जो है उसको तैयार करने के लिए कवि कह रहे हैं केवल एक या दो नदियों के पानी से उसको नहीं सींचा जाता, बल्कि ढेर सारी यानी अनेकों नदियों का पानी जो है उस फसल को तैयार करता है, उसको सींचता है। तो उस पानी का ही जादू होता है जिससे वह फसल सींच कर तैयार की जाती है। अगली लाइन में कह रहा है कभी एक नहीं बल्कि दो भी नहीं और लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श से ही उसकी यानी मनुष्य की मेहनत से ही वह फसल तैयार की जाती है। यानी एक किसान उस फसल को नहीं तैयार करता, दो भी नहीं करते, बल्कि लाखों करोड़ों जो किसान हैं वो अपने हाथों की मेहनत से, अपने परिश्रम के बल से उस फसल को तैयार करते हैं, तब जाकर वह फसल तैयार होती है पककर और एक आम आदमी के घर तक वह पहुंचती है। तो उसमें अनेकों लोगों की मेहनत का, खून पसीने का उसमें प्रभाव होता है, योगदान शामिल उसके अंदर होता है उस फसल को तैयार करने में। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी एक फसल को तैयार करने के लिए एक दो नहीं बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी मिट्टी भी देखो बेटा कई प्रकार की होती है, उसमें एक मिट्टी नहीं, जैसे हम मिट्टी पढ़ते हैं, आप देखते भी हैं, कोई भूरी होती है, कोई काली होती है, कोई चिकनी होती है। तो उसमें हर तरह की मिट्टी में हर तरह की फसल तैयार की जाती है। तो कवि उसी बात को उजागर कर रहा है कि अनेकों मिट्टी का जो प्रभाव होता है, गुण धर्म होता है, उसमें शामिल एक विशेषता होती है हर मिट्टी की, वो हर फसल को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। भी चिकनी मिट्टी में इस फसल को तैयार करेंगे तो भूरी मिट्टी में ये होगी, जलोढ़ मिट्टी में इस फसल को तैयार करेंगे। इस तरह कवि ने इस भाव को भी यहाँ पर उजागर किया है कि हर किस्म की मिट्टी का फसल को तैयार करने में योगदान होता है, उसकी मिट्टी की विशेषता उसके अंदर शामिल होती है फसल को तैयार करने के लिए। अब कवि जो बातें अभी बताई है अब इस काव्यांश के अंदर, उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है अगले काव्यांश में। कह रहा है फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह कि फसल वास्तव में और कुछ नहीं है, वह नदियों का जो पानी उसमें सींचा जाता है उसी का वह प्रभाव है जो हम खेतों में लहलाती है फसल को अपनी आंखों के सामने
देखते हैं। अगर फसल को पानी ना मिले, उसको पानी से ना सींचा जाए, नदी अपना पानी उसको ना दे, तो फसल तैयार ही नहीं हो सकती, सूख जाएगी फसल। हाथों के स्पर्श की महिमा है। और जब तक किसान मिट्टी के अंदर बीज नहीं डालेगा, उसको सींचेगा नहीं, उसके साथ मेहनत नहीं करेगा, तब तक वह फसल पककर तैयार नहीं होगी। तो उसमें भी लाखों करोड़ों किसानों के हाथों की मेहनत का ही वो महिमा होती है या परिणाम होता है, उसका योगदान होता है कि वो फसल तैयार होती है खेतों के अंदर। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कि फसल वास्तव में क्या है उसमें बताया, पानी का प्रभाव बताया, दूसरा किसान की मेहनत का बताया, तीसरा वह बता रहा है कवि कि किस तरह की मिट्टी उसमें शामिल होती है, उसकी विशेषता उस फसल के अंदर शामिल होती है। भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी होती है चंदन की मिट्टी, यानी सौंधी मिट्टी। संदल होता है चंदन, और संदली हो गई यानी चंदन की तरह खुशबूदार मिट्टी जिसके अंदर खुशबू आए, सौंधी मिट्टी। उस फसल को तैयार करने के लिए भूरी, काली और चंदन की मिट्टी का गुणधर्म होता है, यानी उसमें योगदान शामिल होता है। उस मिट्टी की विशेषता उस फसल के अंदर शामिल होती है, तब जाकर वह फसल हमें मिलती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। चौथा पॉइंट कवि ने उजागर किया है कि जो फसल तैयार होती है खेतों के अंदर, वो पकती भी है, किसान उसके अंदर मेहनत भी करता है, पर वो बड़ी भी होती है, पानी से सींचा भी जाता है। जब तक उसको सूरज की किरणें ना मिले, यानी प्रकाश भी उसको बराबर चाहिए फसल को पकने के लिए, तो सूरज की किरणों का रूपांतर यानी बदला हुआ रूप, सूरज की किरणें जब तक उस पर नहीं पड़ेगी वो फसल तैयार नहीं होगी। इसलिए सूरज को अभी उस फसल को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब कवि ने पांचवा बिंदु इसमें शामिल किया है हवा का योगदान, कि अगर हवा नहीं चलेगी, हवा की थिरकन नहीं होगी, यानी थिरकन होता है नृत्य, यानी उसका हिलना डुलना, जब तक हवा फसल को नहीं मिलेगी तब तक वह फसल हमारे आँखों के सामने पककर तैयार नहीं हो सकती। उसका संकोच जो है, यानी उसकी एक झिझक, फसल यानी एकदम बिल्कुल खड़ी हुई है, नहीं हिल रही है, नहीं डुल रही है, जब तब तक वो फसल अच्छी तरह तैयार नहीं होगी। उसके लिए हिलना भी आवश्यकता है, उसको वायु चाहिए, हवा चाहिए, जो हवा देती है, हवा जब तक उसके पास नहीं पहुँचेगी तब तक वह फसल तैयार नहीं होगी। ये आपकी छोटी सी कविता थी बेटा कंप्लीट। एक असाइनमेंट दिया है, उसको करोगे। पिछली कविता आपने कर चुके हो, छोटी ही थी, वो भी आपकी साथ साथ लर्निंग करके चले, ताकि आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। एक आपकी बुक बेटा बता रखी है, असाइनमेंट बुक, वर्कशीट बुक जिसको कहते हैं, पीछे भी बताई थी आपको कक्षा के अंदर भी। उस बुक को ख़रीद दें आप। अब मैं आगे उस बुक से भी काम दूंगी आपको, तो और साथ साथ रिवीजन आपका साथ साथ ही चलता रहे, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है और आपकी तैयारी साथ साथ चलेगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है बेटा, आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करें। और कई बच्चे नोटबुक टाइम पर नहीं करवा रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं क्लास में जिनकी अभी तक बिल्कुल भी नोटबुक चेक नहीं हुई है, तो अपनी नोटबुक चेक करवाएं। अदरवाइज़ बेटा दूसरे तरीके से हम आपके पास मैसेज भेजेंगे। ठीक है।